मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता, पर अगर तुम हौसलेमंद हो तो हर मुश्किलों से पार हो जाओगे। स्वागत है आपका लाइव मोटिवेट टीवी में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वॉरेन बुफे, ये नाम आज किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। वॉरेन बुफे, जिन्होंने 11 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया था और आज ये 119 बिलियन डॉलर का साम्राज्य लिए दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में 7वें नंबर पर विराजमान है। उनका जन्म एक साधारण से परिवार में ही हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जुनून और जज्बे से इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया। उन्हें ग्रेट इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फिलैंथ्रोपिस्ट और बिजनेस टाइकून कहा जाता है। एक इवेंट के दौरान उन्होंने इन्वेस्टमेंट से जुड़े कुछ किस्सों को 2 कहानियों के जरिए बयां किया था, लेकिन उन्होंने ये किस्से इंग्लिश में कहे थे। लेकिन आपको तो पता ही है कि हमारी मातृभाषा ठहरी हिंदी, इसलिए आज वीडियो में हमने इसे हिंदी में अनुवाद किया है ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएं, जिसमें शब्द तो वॉरेन बुफे के होंगे लेकिन आवाज मेरी होगी, बाकी भावनाएं सारी उन्हीं की होंगी। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें और सबसे पहले वीडियोस आपके पास ही पहुंचते रहें। चलिए मैं स्पीच शुरू करता हूं। जैसा कि मैंने कहा, शब्द उनके हैं, आवाज सिर्फ मेरी है। इन लोगों की एक खास बात थी जो उन्हें अलग बनाती थी। वो खुद पर यकीन रखते हैं। उन्हें पता था कि उनका पोटेंशियल उनकी मौजूदा परिस्थितियों से कहीं ज्यादा है। वो खुद को बेहतर बनाने में अपना समय और मेहनत लगाना चाहते थे। वो जानते थे कि उनमें क्या कमी है और किस तरह के हुनर उन्हें हासिल करने चाहिए। ये वाकई बेहद इंस्पिरेशनल है। इसीलिए मैं आज आपको 2 ऐसी महिलाओं की कहानी सुनाना चाहता हूं जिन्होंने अपना बिजनेस मेरे द्वारा संचालित वर्कशायर हैथवे को कई करोड़ों रुपए में बेच दिया था। तो दोनों महिलाओं ने $2500 से इसकी शुरुआत की थी। उनकी पूरी दुनिया में जो कुछ भी था बस इतना ही था। उनमें से एक महिला 1917 में सिएटल आई थी। वो एक शब्द भी अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी। उसकी गर्दन में एक टैग लगा था जिस पर लिखा था फोर्ट डॉज, आयोवा। रेड क्रॉस ने उसे फोर्ट डॉज पहुंचाया जहां वो अपने पति से मिली थी, जो 2 साल पहले ही फोर्ट डॉज में आ चुका था। और वो फोर्ट डॉज में 2 साल तक रही और जैसा उसने कहा, वहां वो खुद को बिल्कुल बेवकूफ समझती थी। ना तो वो भाषा सीख पा रही थी और ना ही एक शब्द भी समझ पाती थी। इसीलिए उसने और उसके पति ने ओमाहा जाने का फैसला किया। वो 1919 में ओमाहा आए और वहां उन्हें रूसी लोगों का एक छोटा समुदाय मिला जिससे उन्हें थोड़ा घर जैसा महसूस हुआ। फिर जब उनकी बड़ी बेटी फ्रांसिस स्कूल जाने लगी तो वो दिन में सीखे हुए शब्द रात में अपनी मां को सिखाती थी। वो महिला रोज बम्पकिन 20 साल तक पैसे इकट्ठा करती रही। इस दौरान उसने 4 बच्चों को जन्म भी दिया। अब आ जाता है 1937। तो 1937 तक 20 सालों के बाद उसने $2500 बचा लिए थे जो उसकी जमा पूंजी थी। वो शिकागो गई और जितना हो सका उसने वहां से फर्नीचर खरीद लिया। उसका सपना हमेशा से ना एक फर्नीचर स्टोर खोलने का था। अब ये महिला, जिसने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, सिर्फ $2500 और उसके अंदर का जुनून, ये चीजें साथ लेकर वो काम करने निकल पड़ी जो इस कमरे के लोगों में अपने सपने को पूरा करने के लिए था। उसने एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जिसे उसने 1983 में मुझे लगभग $60 करोड़ में बेचा, जिसका पिछले साल $1.5 अरब का कारोबार हुआ था। वो महिला रोज बम्पकिन की दुकान में आज 4th जनरेशन के लोग काम कर रहे हैं। वो मेरे लिए 103 साल की उम्र तक काम करती रही। हाँ, अब ये कहना जरूरी नहीं है कि फिर वो रिटायर हो गई और अगले ही साल उसका देहांत हो गया। ये वर्कशायर के सभी मैनेजरों के लिए एक सीख है। जल्दी रिटायर होना ठीक नहीं, आप नहीं जानते आगे क्या होगा। लेकिन मिसेस रोज बम्पकिन, वो केवल $2500 के साथ फर्नीचर के कारोबार में आई। ना ही वो पढ़ सकती थी और ना ही लिख सकती थी। उन्होंने कोई खास फर्नीचर भी नहीं लाया, लेकिन उनके अंदर एक सफलता की जलती हुई तमन्ना थी।
वो जानती थीं कि वो किसी से भी ज्यादा मेहनत कर सकती हैं। वो अपने ग्राहकों की परवाह करती थीं। उनका मुनाफा कम होता था, लेकिन उन्होंने एक अनबिलीवेबल बिजनेस खड़ा किया। उसी तरह मैंने एक और महिला को देखा जिसने $2,500 से मिलता जुलता एक कारोबार खड़ा किया। उसके व्यापार के लिए मैंने उसे करोड़ों रुपए दिए। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन लोगों को शुरुआत में ही पकड़ लूं, ताकि बाद में आप मुझसे करोड़ों रुपए ना मांगे। तो मैं उनसे पहले ही जुड़ना चाहता हूं। इसीलिए मैंने ऐसे लोगों की तलाश की और आज मैं आपको एक और छोटे कारोबारी के बारे में बताना चाहता हूं। इस शख्स से मैंने व्यापार खरीदने की कोशिश की, मगर उन्होंने मना कर दिया, जो कि बहुत समझदारी भरा फैसला था। और यह शख्स मुझसे 8 साल पहले यानी कि 1922 में पैदा हुए थे। जैक, उनका नाम जैक है, जो मिड वेस्ट में रहता था। वो काफी अच्छा खिलाड़ी था, पर पढ़ाई का शौकीन नहीं था। अब इस कहानी की शुरुआत में ही मैं आपको एक बात बता देता हूं, जिससे शायद आप उस आदमी को पहचान लें। उसकी कंपनी अमेरिका की किसी भी दूसरी कंपनी से ज्यादा कॉलेज ग्रेजुएट्स को हर साल हायर करती है। आइडिया लगा क्या मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, पर जैक, जो इसके लिए ही बना था, पर अभी ये नहीं जानता था। 1 साल कॉलेज गया और फिर उसने छोड़ दिया। उसे सचमुच पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और उसने कॉलेज 1941 में छोड़ दिया था। जब अमेरिका पर हमला हुआ तो वो आर्मी एयरफोर्स रिक्रूटिंग स्टेशन गया और उसने भर्ती होने की इच्छा जाहिर की, मगर उन्होंने उसे नामंजूर कर दिया क्योंकि उसे हाई फीवर यानी कि पराग एलर्जी थी। इसीलिए वो नेवी के पास गया और फिर से भर्ती होने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने उसे ले लिया और एक एयरक्राफ्ट कैरियर दे दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उसने छोटे लड़ाकू विमान उड़ाए। नेवी से उसे 2 डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस मिले और फिर वो वापस मिडवेस्ट में आ गया। शायद अब तक उसकी उम्र 23 या 24 साल हो चुकी होगी। अब मजेदार बात यह है कि मिडवेस्ट लौटने के बाद जैक कुछ समय तक छोटी मोटी नौकरियां यूं ही करता रहा। आखिरकार वो सेंट लुइस, मिसौरी में एक कैडिलैक डीलरशिप में सेकेंड हैंड कार सेल्समैन बन गया। 35 साल की उम्र में सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन के बाद उसने अपने बॉस से कहा, क्या मैं आपके साथ कार लीजिंग बिजनेस में प्रवेश कर सकता हूं? बॉस ने कहा, हां, अगर तुम अपनी तनख्वाह आधी कर लो और $25,000 का इंतजाम कर लो, जो उसने उधार लिया था, तो हम कार लीजिंग कंपनी में साझेदार बन सकते हैं। सिंपल। इसीलिए मेरे दोस्त जैक ने 35 साल की उम्र में कार लीजिंग बिजनेस में शुरुआत की। उसके पास सिर्फ 7 गाड़ियां थीं और वो बिजनेस काफी धीमा था। दरअसल उसने एक काम यह किया कि जब भी फोन बजता था तो वो उसे 3-4 बार बजने देता था, ताकि लोगों को लगे कि वो दूसरे फोन उठा रहा है और व्यस्त है। उसके पास समय की कमी है, इसीलिए वो फोन उठा नहीं पा रहा है। बेशक पूरे दिन में भले ही उसके पास शायद ही कोई दूसरा फोन आता था, लेकिन वो करता यही था। तो उसकी पहली कोशिश ठीक ठाक थी, लेकिन इसमें ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही थी। और इसमें हम सभी के लिए एक सबक है। 40 साल की उम्र में उसने 17 गाड़ियों के साथ किराए की कार के धंधे में प्रवेश करने का फैसला किया। अब वो हर्ट्ज, एविस और नेशनल जैसी कंपनियों से मुकाबला कर रहा था, जिनके पास हजारों हजार कारें थीं, जबकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 17 कार थी। उसकी गाड़ियां भी वही थीं जो जनरल मोटर्स या फ्लोरिडा क्रिसलर से आती थी। वो एयरपोर्ट का स्थान भी नहीं ले पाता था, क्योंकि वो सब पहले से ही बिक चुके थे, लेकिन उसे पता था कि वो सफल होगा। दरअसल उसने कस्टमर्स को उतनी अच्छी गाड़ियां नहीं, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा फ्रेंडली सर्विसेज देने का वादा किया, ऐसी सर्विसेज जो उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी। इसीलिए उसने अपने कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम उसने उस बैटलशिप के नाम पर रखा जिससे वो प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ता था, और वो था USS एंटरप्राइज। दुर्भाग्य से लगभग 1.5 साल पहले उसकी डेथ हो गई। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तब उनकी कार रेंटल कंपनी जो उन 17 कारों से शुरू हुई थी, उसकी कीमत हर्ट्ज, एविस और बाकी सभी कार रेंटल कंपनियों को मिलाकर भी ज्यादा थी। इस महान शख्स का नाम जैक टेलर था और उनके बेटे एंटी टेलर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो अब कंपनी चलाते हैं। उनका एक ग्रैंडसन भी बिजनेस में है, तो शायद चौथी पीढ़ी भी इस काम में आएगी। तो ये कहानी है अमेरिका के एक ऐसे शख्स की जिसने कुछ बेसिक चीजों पर ध्यान देकर
और कड़ी मेहनत से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बनाई, ना ही ऐसा कुछ किया जो कोई भी हमारे जैसा होता तो वो कर सकता था, जैसे कि मिसेस रोज बम्पकिन का फर्नीचर बेचना। पर जैक ने एक खास तरह से काम किया। वो अपने कस्टमर्स को खुश करने, उनके साथ मिलकर काम करने और उनके साथ रिश्ते बनाने में बिलीव रखते थे, ताकि बदले में ग्राहक उन्हीं से गाड़ी किराए पर लेना पसंद करें। अब जाहिर है वो हर गाड़ी और किराए की जरूरत का ख्याल नहीं रख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार और नजरिए को हर ग्राहक से दोस्ती करने की इच्छा को जरिया बनाया। उन्होंने सिंपल गाड़ियों को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस में बदल दिया, लगभग खाली हाथ से। और यह कहानी हमें कई सबक देती है। पहली कोशिश में ही पूरी तरह सही मिलना जरूरी नहीं है, जैसे कि उनके कार लीजिंग बिजनेस में हुआ, जहां सिर्फ गाड़ियों को फाइनेंस करके पैसे कमाने पर ध्यान दिया जाता था। इससे कस्टमर्स को खुश करना मुश्किल था। बस गाड़ी देकर और 5 साल तक हर महीने चेक लेने से ज्यादा कुछ नहीं होता था। उस बिजनेस में उनका टैलेंट वेस्ट हो रहा था। लेकिन 40 की उम्र में उस सारे अनुभव के साथ उन्होंने वो चाबी ढूंढ ली जो ताला खोलती थी। उन्होंने एक सिंपल बिजनेस को जबरदस्त बना दिया, एकदम मिसेस बम्पकिन की तरह। और वो फेडरल रिजर्व के ऊपर नीचे होने की चिंता नहीं करते थे। वो इस बात की चिंता नहीं करते थे कि स्टॉक मार्केट ऊपर था या नीचे, कल किस हाल में था, कोई चिंता ही नहीं थी। वो उन चीजों की चिंता नहीं करता था जिन्हें वो बदल नहीं सकता था। लेकिन वो एक चीज की चिंता करता था, वो अपने कस्टमर्स के अनुभव पर ध्यान देता था। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने गलती की। जब एक एंटरप्राइज चला रहे थे तो मैं फ्लोरिडा गया और उन्हें इस कंपनी को बेचने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इतने समझदार थे ही नहीं कि बेचे। मेरी उस विजिट के बाद तो कंपनी का मूल्य शायद 4 गुना हो चुका है। लेकिन उनकी समझदारी यही थी कि वो जानते थे कि उन्हें अपने उस धंधे में खुशी मिलेगी। जैसे कि आप जानते हैं, हेनरी फोर्ड 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी शुरू करने से पहले 2 बार असफल हुए थे। मेरा कहना है कि परीक्षा ही क्या है कि आप शुरू में ही दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया ले आए। असली सीख वही है कि आप चलते फिरते क्या सीखते हैं, आपकी ताकत क्या है, आप अपने ग्राहकों के लिए क्या कर सकते हैं, आप खास तौर पर क्या अलग लेकर आ सकते हैं। और ये सब करने के लिए आपको शिक्षा की जरूरत है, जो मुझे पता है कि आपको 10,000 छोटे बिजनेस के जरिए मिली है। लेकिन साथ ही आपको दिन रात कस्टमर्स को खुश करने की सच्ची राह भी चाहिए। मैंने बहुत सारे बिजनेस देखे हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोई बिजनेस नहीं देखा जो ग्राहकों को खुश करे और सफल ना हो। आप यही चाहते हैं कि अगले दिन जब ग्राहक सोचें कि गाड़ी किराए पर लेनी है या फर्नीचर खरीदना है, तो उनके दिमाग में वो जगह आए जहां उन्हें अच्छा अनुभव हुआ हो। मुझे नहीं पता कि मैंने इस जैकेट के लिए कितना दिया था, शायद किसी ने गिफ्ट कर दी हो, लेकिन इस स्पीच के लिए मैं कहूंगा कि मुझे मालूम नहीं, या ये शर्ट जो पहने हुए हूं, बाकी चीजें भूल सकती हैं, लेकिन मुझे हमेशा ये याद रहेगा कि जब मैंने इसे खरीदा था तब मेरे साथ कैसा हुआ था। यही होता है, कीमत भूल जाती है लेकिन अच्छा या बुरा अनुभव जरूर याद रहता है। आप मुश्किल से ही किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसने किसी चीज को खरीदने में शानदार अनुभव किया हो और वापस ना आए हो। उसी तरह अगर उन्हें रूड या किसी भी तरह की नेगेटिव अनुभव हुआ हो तो भी वो वापस नहीं आएंगे। एक छोटे बिजनेस के मालिक के रूप में और जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, आपको ना सिर्फ खुद लोगों की भलाई में दिलचस्पी दिखानी होगी और उन्हें खुश करना होगा, बल्कि आपको अपने एम्प्लॉयज के जरिए भी ये करना होगा। और आप इसे ऐसे लोगों के जरिए नहीं कर सकते हैं जो खुद को सही तरीके से नहीं मानते, जिनके विचारों का सही से सम्मान नहीं किया जाता। इसीलिए आपको सचमुच दूसरों के जरिए खुद को कई गुना बढ़ाना सीखना होगा। युवाओं को मैं ये सलाह दूंगा कि वो ओमाहा आएं। हमारे पास कई तरह के कोर्स हैं। अहम बात यह है कि निजी जीवन के लिहाज से शायद आप सबसे इंपॉर्टेंट फैसला लेते हैं, वो है अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव। और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना बहुत जरूरी है जो आपसे बेहतर हों। आप उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ते हैं जिनके साथ आप घुलते मिलते हैं। इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं। मेरे शिक्षक, दोस्त और मेरी पत्नी सब मुझसे बेहतर लोग थे
और इन सब लोगों से सीखने में मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया कि मैंने महसूस किया कि बेहतर व्यवहार से लाइफ बेहतर बनती है। इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन ये सच है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी भी चीज में, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, ऐसे लोगों को खोजें जो आपके लिए एक एग्जाम्पल हो, ना कि ऐसे जिन्हें आपको सही रास्ते पर लाने की जरूरत महसूस हो। और ये आसान नियम है, कस्टमर्स को खुश करना, दूसरों के जरिए काम करना, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जो आपको जिंदगी में बेहतर रास्ते पर ले जाएं। ऐसे लोग आपको जीवन में इतना आगे ले जा सकते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो। देखिए रोज बुम्किन को, जो अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी, ना पढ़ सकती थी, ना लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने उनके बिजनेस को $1.25 अरब के बिजनेस तक पहुंचा दिया। और उसके बाद नेब्रास्का फर्नीचर मार्केट में कोई पैसा नहीं लगाया गया, वो सिर्फ शुरुआती $2500 ही थे। मुझे नहीं पता एंटरप्राइज के हालत कैसे हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि वहां भी ज्यादा इक्विटी कैपिटल नहीं डाला गया है, सारा बिजनेस खुद ही बढ़ता गया। और मुझे लगता है कि अगर आप एंटरप्राइज के आंकड़े देखें, हालांकि मैं उनकी किताबें नहीं जानता, तो मेरा अनुमान है कि पिछले कुछ सालों में इसमें बहुत कम पूंजी लगाई गई है। यह बिजनेस अपने आप ही आगे बढ़ा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस ग्रुप की बहुत प्रशंसा करता हूं। जब मैं 8 साल पहले डॉक्टर मेल्लो की क्लास में 22 सितंबर को मिला था, मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं ऐसे लोगों की प्रशंसा करता हूं जो आपके जैसा काम कर रहे हैं। आपने मेहनत की है, साथ ही अपने कौशल को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मेहनत भी की है। 99 ग्रेजुएट, ये वाकई में अनबिलीवेबल आंकड़ा है। मैं यहां 2200 लोगों को देख रहा हूं जिनकी मैं प्रशंसा करता हूं, जिन्हें मैं हौसला दे रहा हूं। और मैं आपको बता सकता हूं कि आपका सबसे अच्छा समय अभी आने वाला है। धन्यवाद। दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।